हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्री लेक्चर सीरीज में क्लास 10th का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर चैनल पे आपका अपलोडेड है, आप उसे वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कर चुके हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या किए थे, एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि संसाधन क्या होता है। ठीक है ना, तो संसाधन क्या होता है और वो डेवलपमेंट में किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में किया था। ठीक है ना, उसी तरीके से आप लोगों को बताया था कि रिसोर्स किस किस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो एक होता है नेचुरल रिसोर्स और एक होता है मैनमेड रिसोर्स। ठीक है ना, तो नेचुरल रिसोर्स में जब आप देखेंगे तो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। ठीक है ना, तो उसी में आपका बायोलॉजिकल होता है, नेचुरल होता है, तो इस तरीका से होता है। और ह्यूमन में स्ट्रक्चरल होता है, आपका क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो इस तरीका से आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीका से फर्स्ट लेक्चर में बताया जा चुका था, तो आप लोग वहां पे जाकर देख लेंगे। तो आज हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का आगे का लेक्चर हम लोग कैरी करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो संसाधन क्या होता है, उसका क्या क्या रूप होता है, तो वो हम लोग देखे थे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन पे देखेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण में हम लोग ये देखेंगे कि जो धरती पे ये जितने भी संसाधन हैं उसको हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज किए हैं, उसका वर्गीकरण किए हैं। मतलब वर्गीकरण करने का मतलब ये हुआ कि रिसोर्स है, तो उस रिसोर्स का क्या क्या रूप दिया गया है, किस किस रूप में वो है, तो उसी को जब हम लोग एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ले जाकर देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका यूज करते हैं, तो उसी को वर्गीकरण के तौर पे हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो पहला फर्स्ट क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, बेसिस ऑफ ओरिजिन की रिसोर्स आखिर आपका उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स को कैसे बांटा गया है, तो ये देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। ठीक है ना, यानी कि ये हो गया बायोटिक और ये हो गया अबायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक अबायोटिक। देखिए बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए बायोटिक वैसा मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, दैट्स ऑल आर कंसीडर्ड इन द बायोटिक, सबको बायोटिक में कंसीडर किया जाता है। बायोटिक जैसे हम लोग आदमी हैं, बायोटिक, जीव जंतु बायोटिक, आपका पेड़ पौधे बायोटिक। ठीक है ना, तो जो भी लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, जीवित जो भी इस धरती पे जीवित जीव हैं, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोटिक। और जैसे इसका एग्जांपल बताया आपको कि जीव जंतु, आपका पेड़ पौधा, जो हम लोग मानव हैं, तो इस तरीका से जो भी होता है वो बायोटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आता है। और अबायोटिक में क्या आता है कि जिसमें जीव नहीं हो, वो जिंदा नहीं हो, दैट इज कॉल्ड अबायोटिक। ठीक है ना, जैसे नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो अबायोटिक में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे आपका सॉइल आ गया, ठीक है, आपका स्टोन आ गया, ठीक है, उसी तरीके से आपका वाटर आ गया, आपका सनलाइट आ गया, यानी कि अबायोटिक में हम लोग मृदा को देखेंगे, स्टोन देख लिए, मृदा देख लिए, पत्थर पहाड़, ठीक है, उसी तरीके से नदी नाला जो कुछ भी हो गया, उसका आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, चंद्रमा का प्रकाश हो गया, यानी कि जितना भी आप देखेंगे तो ये सब अबायोटिक है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, जिसमेन जीव नहीं होता है। ठीक है ना, तो उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधन के रूप में हम लोग देखते हैं। तो जब आप देखेंगे कि जैविक संसाधन में हम लोग देखेंगे, तो जैविक संसाधन में हम लोग देखेंगे कि मनुष्य को ले लीजिए, तो मनुष्य को ले लीजिए, तो ये क्या है, मैन मेड रिसोर्स है, एक रिसोर्स के, एक संसाधन के तरह पे काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि गाय बैल ये सब देखे होंगे, ठीक है ना, तो गाय बैल जो होता है एक रिसोर्स के रूप में किस तरीके से काम आएगा, तो गाय हमें दूध देती है, बैल से हम लोग खेती करते हैं, तो इस तरीके से क्या, उसे एक रिसोर्स के रूप में काम करते हैं।
उसी तरीके से जब देखेंगे कि लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे वो हमें लकड़ियां मतलब पेड़ पौधे लकड़ियां देती है। और साथ साथ आपका देखेंगे कि वायु क्या है, एक आपका अबायोटिक सब्सटेंस है वायु, एयर जो होता है। लेकिन ये एयर कहां से आता है, एयर तो आता है ना पेड़ पौधे से ना, तो पेड़ पौधे हमें देते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप कोरोना काल में देखे होंगे कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो उससे क्या हुआ कि एक आपका आर्टिफिशियल यानी कि मानव के द्वारा संसाधन के रूप में ऑक्सीजन को बनाया जाने लगा, ठीक है ना। तो वहीं पे पेड़ पौधे जहां पे ज्यादा होते हैं तो पेड़ पौधे एक संसाधन के रूप में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ पौधे से हमें लकड़ी मिलता है, उस लकड़ी का तरह तरह से यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। खाना बनाने में करते हैं, उसका आपका मकान में यूज करते हैं, जैसे गेट बनाने में, खिड़की बनाने में, रेलवे का स्लीपर बनाने में काम करते हैं, फर्नीचर बनाने में काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका संसाधन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप मिट्टी का बात करते हैं तो मिट्टी हमारे संसाधन के रूप में कैसे काम करता है, तो देखेंगे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जब आप लोग जाते होंगे या रहते होंगे तो वहां पे देखिए मिट्टी के घर बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो एक संसाधन के रूप में काम आया। स्टोन यानी पत्थर को अगर हम लोग देखें तो पत्थर से हम लोग क्या करते हैं, पत्थर का यूज हम लोग पक्का का मकान बनाने में करते हैं। तो पक्का का मकान बनाने में मतलब कि बिल्डिंग बनाने में जब काम करते हैं तो इसी स्टोन का चिप्स बनाया जाता है। चिप्स यानी कि सरिया जो आप लोग जानते हैं। तो जब बनाया जाता है तो उसी से संसाधन के रूप में ये यूज होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से पानी हम लोग पीने के यूज में लाते हैं, गाड़ी धोने के यूज में लाते हैं, जो जानवर है उनको धोने, उनको पिलाने के यूज में काम आते हैं। तो इस तरीके से जब पानी का हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, ये भी तो संसाधन के रूप में है ना, संसाधन के रूप में काम कर रहा है। उसी तरीके से सनलाइट, आज हम लोग सोलर एनर्जी बना रहे हैं, तो सोलर एनर्जी कैसे बना रहे हैं, तो सनलाइट ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे हम लोग सोलर प्लेट लगा के उसका कंज्यूम करके, सनलाइट को कंज्यूम करते हैं, उसको बिजली में कन्वर्ट करके और हम लोग उससे बिजली जलाते हैं, ठीक है ना, लाइट बल्ब जो भी जलाते हैं। तो इस तरीका से तो संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन तो जैविक होता है, अजैविक होता है। जैविक वैसे पदार्थ को करते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, मतलब लिविंग थिंग होता है, और जैविक में जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है यानी नॉन लिविंग होता है। तो इस तरीके से उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने देखा। अब देखे हैं समाप्यता के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल, यानी कि समाप्ति के आधार पर, ठीक है, समाप्ति के आधार पर। तो जब हम लोग समाप्ति के आधार पर देखते हैं तो रिसोर्स को, मतलब इस धरती पे जितना भी रिसोर्स है, जितना कुछ भी है, क्या वो परमानेंट है, वो क्या परमानेंट है, नहीं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोयला, तो झारखंड में ऐसा बहुत सारे क्षेत्र है जहां पे पहले कोयला हुआ करता था और धीरे धीरे कोयला खत्म हो गया। नदी में बालू देखे होंगे, तो बालू जब नदी से बालू लगातार निकाला जाता है तो वहां से बालू खत्म हो जाता है। उसी तरीके से देखेंगे कि आप पत्थर पहाड़ को तोड़कर, जब आप बहुत सारा ऐसा जगह है, जैसे कि आप बिहार का रोहतास में देखिए, सासाराम के वहां पे बहुत बड़ा ये रोहतास में पहाड़ हुआ करता था, लेकिन लगातार वहां से गिट्टी बनाने में, सरिया बनाने में, पत्थर को तोड़ कर गिट्टी बनाया जाने लगा और उससे क्या हुआ, वहां का जो पहाड़ था वो समाप्त हो गया। तो उसी तरीके से देखेंगे कि झारखंड में भी जगह जगह पे पहाड़ को तोड़ कर अभी गिट्टी बनाया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस के तौर पे वो फैल रहा है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि क्या समाप्त हो रहा है ना, यानी समाप्त हो रहा है। जैसे कि किसी की यहाँ पे कोई वन है, ठीक है, तो वन है, कोई फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे लकड़ियां हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो लगातार पेड़ को काट दिए, यहाँ से काट दिए। अब कितना पेड़ बचा, इतना, अब इतना में इंडस्ट्री लगा दिया। तो देख रहे हैं ना कि इतना पेड़ जो है समाप्त हो गया ना, समाप्त हुआ ना। तो उसी तरीके से जैसे कि 9th क्लास का जो हम लोग लेक्चर, उसमें 9th क्लास पढ़ रहे थे, तो उसमें देखेंगे कि 1700 से 1757 यानी कि 1700 से और 1995 तक का जो पीरियड था, यानी कि 1700 से 1995 का जो पीरियड था, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना, इसको औद्योगिकरण बोलते हैं। औद्योगिकरण बहुत तेजी से हुआ, और जब तेजी से हुआ तो वर्ल्ड का 13.9 यानी कि
14 लाख स्क्वायर किलोमीटर मतलब पेड़ लगातार मतलब कटते चले गए, अब इतना बर्बाद हो गए, वो खत्म कर दिया गया। ठीक है ना। जो भी आज देख रहे होंगे कि बहुत सारा उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो जब हम लोग इम्पैक्ट पे आएंगे तो वहां पे लोग डिस्कस करेंगे। तो उसी तरीके से क्या होता है कि समाप्यता, यानी कोई भी रिसोर्स को आप लगातार यूज करते जाएंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने घर में। ठीक है, तो घर में जब आप देख रहे होंगे कि चावल होता है, आटा होता है, सब्जियां होती है, तो इन सब को लगातार आप खाते जाते हैं, तो क्या एक सप्ताह में, एक महीना में वो समाप्त हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, फिर से जाके बाजार से खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो समाप्यता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल, तो उस तरीके से हम लोग देखें समाप्ति के आधार पे भी रिसोर्स का यानी संसाधनों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, यानी कि समाप्ति के आधार पर बंटवारा किया गया है। तो अब समाप्ति के आधार पर कैसे बंटवारा किया गया है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन और ये अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है उसके बारे में जाने। यानी नवीकरणीय रिन्यूएबल यानी कि जिसको हम लोग यूज किए तो ये क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, ये यूज किए तो वो समाप्त हो गया, लेकिन फिर से वो रीगेन हो गया। यानी कि रिन्यूएबल यानी कि फिर से पुनः वो बन जाना, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि रिन्यूएबल बोलते हैं, फिर से वो बन गया। ठीक है, नवीकरणीय यानी फिर से वो नया होकर फिर से आ गया। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि सनलाइट यानी कि जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है वही नवीकरणीय है। ठीक है, यानी कि संसाधन का वैसा रूप जो समाप्त होने वाला नहीं है या फिर से यूज करने यानी कि उसको प्रयोग करने के बाद पुनः से वो फिर से संसाधन के रूप में उपस्थित हो जाए, दैट इज कॉल्ड नवीकरणीय संसाधन, यानी नवीकरणीय संसाधन है। तो ठीक है, तो जैसे सनलाइट हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं सनलाइट का। तो जब सनलाइट को हम लोग देखेंगे कि सनलाइट को सोलर प्लेट से उसको यूज कर लेते हैं, यूज करके उसको लाइट बना देते हैं, उसको लाइट बना दिए। ठीक है ना, ठीक है, तो उसको लाइट बना दिए, तो क्या ये सनलाइट खत्म हो जाएगा, खत्म होने वाला है? तो नहीं। अब ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, वो ज्योग्राफी का बात है, वो दूसरा बात हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन क्या सनलाइट खत्म होगा? तो नहीं होगा। उसी तरीके से आप देखिए विंड में आ जाइए, विंड यानी हवा। ठीक है, तो जब हवा के हम लोग देखते हैं तो क्या हवा या इसको पवन बोलते हैं, पवन। अब इसी से जब हम लोग, ठीक है, इस तरीके से हम लोग मतलब पवन चक्की से बनाकर फिर से हम लोग उसको लाइट में यूज कर देते हैं। और जब लाइट में यूज कर क्या, तो पवन, अब इसी से क्या बन जाएगा, पवन ऊर्जा बन जाएगा। ठीक है, तो पवन ऊर्जा बन जाएगा। तो क्या ये पवन जो विंड है, ये धरती पे जो हवा चल रहा है, क्या समाप्त होने वाला है? नहीं। अगर पेड़ को काटता जाए तब जब ये धरती से पूरी तरीके से पेड़ खत्म हो जाए, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जब ये साइकिल जो होता है, चक्र होता है, वो अगर समाप्त हो जाता है तो भले खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ये खत्म होने वाला है? तो नहीं। उसी तरीके से पानी, जैसे आप देखेंगे ज्वारीय शक्ति, ठीक है ना, जैसे आप टाइडल एनर्जी बोला जाता है, जो समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी, जैसे ये समुद्र है और ये यहाँ पे मुहाना है, जैसे गुजरात का खाड़ी है, कच्छ का या आपका खंबात खाड़ी है, यहाँ से समुद्र का पानी यहाँ से चढ़ गया ऊपर, ठीक है, चढ़ गया यहाँ तक फुल हो गया। और जो फिर वो जब नीचे जाना लगेगा, इसको ज्वार भाटा बोलते हैं, तो जब ज्वार ऊपर जाना, भाटा नीचे आना, तो जब यहाँ से वो नीचे आने लगता है तो यहीं पे आप टरबाइन लगा के उसका एनर्जी यूज करते हैं। तो क्या ये खत्म होने वाला है? तो नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है ना, तो हम लोग इससे यही समझे कि वैसा संसाधन जो
खत्म न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन। यानी धरती पे वैसा संसाधन जो कि खत्म नहीं हो, ठीक है, खत्म नहीं हो, नवीकरणीय संसाधन। और वहीं पे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन जो कि समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है, समाप्त हो जाए। जैसे कोयला, ठीक है, जैसे कोल यानी कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम जैसे कि आपका डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, ये सब जो कुछ भी है ना वो समाप्त होने वाला है। यानी लगातार उसको यूज करते जाए तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप लोग बाइक चलाते होंगे या स्कूटी चलाते होंगे तो उसमें आप देखेंगे, या जब आपके घर में गाड़ियां होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, तो उसमें देखेंगे कि आप डीजल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, और जब पेट्रोल डलवाते हैं और जब बाइक से चलते हैं तो बाइक से वो पेट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो जब खत्म हो जाता है तो हम लोग फिर से उसमें पेट्रोल डालते हैं, तब फिर से चलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब 50 किलोमीटर आपका गाड़ी का माइलेज है, तो 50 किलोमीटर तक को खत्म हो गया, तो लगातार धरती से उसको निकालते जाते हैं, तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो लगातार समाप्त होने की वजह से उसको अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से आप स्कूटी ले ले, स्कूटी का एग्जांपल है, क्योंकि स्कूटी का आपका दोनों चीज में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। स्कूटी ले लेते हैं, तो स्कूटी है कि इसमें पेट्रोल से आप चलाते हैं, पेट्रोल से चलाते हैं, तो ये पेट्रोल एक समय के बाद ये खत्म हो जाता है, तो खत्म हो जाता है तो अनवीकरणीय हो गया। उसी को जब आप बैटरी से चलाते हैं, तो क्या होता है कि आप बैटरी को चार्ज करते हैं, स्कूटी चलाते हैं, और फिर से आकर बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से देखेंगे कि ये नवीकरणीय हुआ, अब ये अनवीकरणीय हुआ, यानी रिन्यूएबल हो गया, और अब ये नॉन रिन्यूएबल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे वैसा संसाधन जो समाप्त हो जाए और वो पुनः प्राप्ति न हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय। और जो खत्म नहीं हो यानी खत्म नहीं होगा, वो रिन्यूएबल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से समाप्यता के आधार पर यानी समाप्ति के आधार पर हम लोगों ने अब देखा। अब हम लोग देखिए स्वामित्व के आधार पर देखते हैं, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब समझ रहे हैं ना, ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि आप किसी चीज का मालिक हैं, आप किसी चीज का मालिक है, यानी घर का आप मालिक हैं, तो घर आपका क्या है, निजी संपत्ति है, ठीक है। यानी निजी संपत्ति होने की वजह से वो ऑनरशिप आपका हुआ, यानी किसी चीज का आप मालिक हैं। तो जब किसी चीज का आप मालिक होंगे तो उस आधार पे भी संसाधन का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि जितना भी संसाधन है उस पर किसी न किसी का तो हक होगा ना, तो उसी हक को लेके, उसी ऑनरशिप को लेके स्वामित्व के आधार पे ये वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखिए आपका व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत यानी वैसा संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति का हक हो। जैसे आपका घर में कोई भी संसाधन है, यानी कोई भी घर है, तो घर पे किसका हक है, तो वो आपका पिताजी का हक है या आपका हक है, तो आपका व्यक्तिगत है, यानी उस घर को आप जो चाहे जैसे चाहे आप अपने तरीका से यूज कर सकते हैं, तो आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होता है जिसपे पूरा समुदाय का, पूरा कम्युनिटी का ही उसपे पूरा कम्युनिटी का उसपे अधिकार होता है, उसपे पूरा कम्युनिटी का हक होता है। जैसे आप देखेंगे स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, पॉन्ड यानी कि तालाब हो गया, नदी,
गांव में जो नाला या शहर में जो नाला निकलता है उस पे क्या नाला में जो नाला शहर में जो जो नालियां जो बहती हैं क्या उसमें सिर्फ आपके घर का पानी जाता है? नहीं, वो नाली है तो उस जिस मोहल्ला में आप रहते होंगे, जिस गांव में रहते होंगे, तो पूरा गांव का उसमें नाली में पानी जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब आप तालाब, गांव में तालाब है या पार्क है, तो क्या पार्क आपका है? तो नहीं, वो सार्वजनिक है, यानी सब लोगों का उसमें समान हक है। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल पार्क है तो वो दूसरी बात है, वो निजी संपत्ति में आ गया, निजी रिसोर्स में आ गया। लेकिन जैसे कहीं आप शहर में पार्क देखे होंगे, जैसे रांची आप देखें, पटना देखें, दिल्ली देखें, तो बहुत बड़ा बड़ा पार्क होता है। तो जब पार्क होता है तो क्या है, वो स्वामित्व के आधार पर देखें तो सामुदायिक है, वो आपका पर्सनल नहीं है। तो स्वामित्व के आधार पर हम लोग देख लिए व्यक्तिगत, फिर देख लिए सामुदायिक। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या होता है? देखिए, किसी भी देश में कोई भी संपत्ति उस राष्ट्र का संपत्ति होता है। जैसे भारत है तो भारत का जो भी एरिया है, भारत का अंदर जो कुछ भी रिसोर्स है वो भारत का है। अमेरिका के अंदर जो कुछ भी रिसोर्स है वो अमेरिका का है। जैसे पूरा भारत में जहां भी कोयला है वो राष्ट्रीय संपत्ति है। आपका निजी और व्यक्तिगत और सामुदायिक जो देख रहे हैं ना, व्यक्तिगत और ये सामुदायिक, ये भी आपका राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। यानी एक राष्ट्र के अंदर, एक देश के अंतर्गत जो कुछ भी संसाधन है वो आपका राष्ट्रीय संसाधन हो गया। जैसे भारत में जहां भी कोयला निकलेगा भारत का होगा, भारत में जितना भी पेड़ पौधे वन है वो भारत का होगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से राष्ट्रीय हो गया। उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय हो गया। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं पहले। यानी कि वैसा संसाधन जिसमें पूरा विश्व का हक होता है, ठीक है ना, तो उसके हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। आप यहां पे देखे होंगे कि ये अफ्रीका है। इधर आपका यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब ये क्या है, तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। इंडिया का ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, कोस्टल लाइन है, ठीक है। तो यहां से जब देखेंगे कि 200 किलोमीटर तक आप देखेंगे कि इंडिया का अपना हक जता सकता है 200 किलोमीटर तक, ठीक है ना। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद जो भी ये आपका समुद्र का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का नहीं, जैसे यहाँ पे आपका इंडिया, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ से 200 किलोमीटर आप जोड़ लें, ठीक है। तो 200 नॉटिकल माइल या 200 किलोमीटर के बाद ये जो हिंद महासागर है, यहाँ पे कोई भी देश आ सकता है, कोई भी देश वहां पे आपका संसाधन का दोहन कर सकता है, या कोई भी देश वहां पे अपना नेवी या कुछ भी ला सकता है, ठीक है ना। तो बार बार आप देखते होंगे चाइना यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो जब चाइना यहाँ पहुंच जाता है तो क्या है, वो हाई सीज को बोलते हैं, यानी 200 किलोमीटर के बाद। तो जब 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है ना, ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। यानी यहाँ पे कुछ भी मिलता है तो विश्व के कोई भी देश अगर यहाँ पे आता है तो वो एक पर्टिकुलर देश बोलेगा कि वो मेरा है, तो वो उसका नहीं है। यानी 200 एरिया के बीच में अगर कोई आ जाता है तो भारत का क्षेत्र है, वो भारतीय क्षेत्र है, यानी कि वो राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन जब 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया आ जाता है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं विकास के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं विकास के आधार पर कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ठीक है। देखिए, संभावी संसाधन, ठीक है, विकास ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, यानी विकास के आधार पे संसाधन को कैसे, तो पोटेंशियल, संभावी संसाधन यानी कि उसमें पोटेंशियल है, ठीक है ना। जैसे कि कोई संसाधन है
कोई संसाधन है और उसका यूज नहीं किया गया है, ठीक है ना, उसका यूज नहीं किया गया है, तो वैसे को हम लोग पोटेंशियल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, संभावित संसाधन बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे कि आपके अंदर पोटेंशियल है, जैसे आप कभी दौड़ते नहीं है, ठीक है, तो आप कभी दौड़ते नहीं है तो आपको ये पता है कि हम दौड़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप दौड़ सकते हैं। किसी दिन आपके पीछे कुत्ता आ जाता है, ठीक है, तो जब कुत्ता आ जाता है तो अब देखेंगे कि आप इतना स्पीड से भागते हैं कि जितना स्पीड से कभी आप सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है ना, या आप लोग के पीछे कभी कुत्ता भागा हो या कुछ भी ऐसा हो, या आपकी मम्मी मारने दौड़ी हो, आपके पापा मारने दौड़े हो, देख रहे कितना तेजी से भागते हैं आप। तो उस तरीके से देखेंगे तो आपका पोटेंशियल तो है लेकिन आपने उसका यूज नहीं किया है, यानी पढ़ने में आप बहुत तेज हैं लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि पढ़ना एक दूसरा बात है और वो उसका आपके पास जो पोटेंशियल है वो दूसरा बात है। जब उस पोटेंशियल को जब आप यूज कर लेते हैं तो वही आपका संसाधन बन जाता है। तो उसी तरीके से पोटेंशियल हो गया, ठीक है। उसी तरीके से विकसित यानी डेवलप, ठीक है ना। तो डेवलप में हम लोग देखेंगे कि उसका जैसे उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है यानी उससे खोजा जा चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे आपका कोयला हो गया, कोयला हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया आपका, ठीक है, यानी कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इसका खोजा चुका, ये बन चुका है, ये डेवलप कर चुका है, बस इसे क्या करना है, ले जाकर उसको वहां से निकाल देना है, ठीक है ना। तो हम लोग खोज लिए, उसका सर्वेक्षण कर लिए, अब देखें कि वहां पे है और उसका, लेकिन अब उसका यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से जो विकसित हो गया उसको हम लोग विकसित संसाधन कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से देख ले स्टॉक, यानी कोई भी चीज स्टॉक में है, जैसे कि आप इंडिया का ही बात करें तो इंडिया का बात देखिए, स्टॉक एंड रिजर्व दोनों एक जैसा लगता है, ठीक है ना। तो एक आपका हो गया स्टॉक यानी भंडारित है, वो भंडार है। जैसे कि आप इंडिया का बात करें, जब इंडिया का ही बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो इसके बारे में बार बार एग्जांपल इसीलिए देता हूं कि यहाँ एक जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम लाके भर दिया गया, ठीक है ना, यानी कि पेट्रोल लाके भर दिया गया, यानी कि स्टॉक कर दिया गया कि जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम यूज कर सकते हैं। तो जब देखिए इंडिया में जगह जगह पे पेट्रोल डीजल में कच्चा तेल होता है ना, उसका स्टॉक बना के रख लिया गया है। तो जब स्टॉक बना के रख लिया गया है और फिर यूज जब जरूरत पड़ेगा उस समय यूज कर लेंगे। जैसे आप अपने घर में ही स्टॉक रखते हैं ना कि चावल क्या, तो 1 साल का स्टॉक कर लिए हम लोग। तो उसी तरीके से कि जो भंडारित है, जो स्टॉक जो रिसोर्स है वो स्टॉक कर लिया हम लोग, तो इस तरीके से समझिए। तो ये एग्जांपल है। उसी तरीके से जैसे किसी भी देश में बहुत कुछ का स्टॉक है, जैसे कि कोल का स्टॉक है, उसी तरीके से भंडार है, पेट्रोलियम भंडार है। जब सुने होंगे ना कि खाड़ी देशों में पेट्रोलियम का भंडार है, भारत में अनाज का भंडार है। तो इस तरीके से होता है, भंडारण के आधार पर हम लोग देखते हैं। रिजर्व, ठीक है, यानी कि संचित है, वो रिजर्व है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका अभी खोजना बाकी है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि केरल है ना, केरल, ठीक है, तो केरल में थोरियम बहुत ज्यादा है, केरल के तट पे थोरियम पाया जाता है, ठीक है ना। हिमालय में सेल गैस पाया जाता है, ठीक है, तो थोरियम पाया जाता है, सेल गैस पाया जाता है। तो ये सब क्या है, ऑलरेडी रिजर्व है, अब उसका यूज नहीं किया जा रहा है अभी। जब जैसे कि अभी क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वैसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया है, या किसी भी कारण से उसका यूज जब नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो रिजर्व है, वो रखा हुआ है, लेट सपोज कीजिए वो रखा हुआ रिजर्व है,
तो इस तरीका से होता है कि रिजर्व संसाधन होता है, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे का। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का विकास कैसे होता है, ठीक है। संसाधनों का विकास कैसे होता है, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे ना, तो संसाधन का विकास दो तरीका से किया जा सकता है। एक होता है ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि ह्यूमन सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि वैसा संसाधन जो लोगों को जीवन जीने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आज के जब हम लोग अर्ली मैन के बारे में पढ़ते हैं, या आज भी आप गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो लोग उतना ही कमाते हैं जितना वो लोग अपना दिनचर्या चलाने के लिए और अपना जीवन चलाने के लिए उसका यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे पेड़ हुआ, मतलब जंगल हुआ, तो बस समझने की कोशिश करें, ह्यूमन सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। यानी कि ह्यूमन सर्वाइवल यानी कि गांव में जंगल है, ठीक है। तो जंगल में गांव के लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी गाय बैल, यानी कि जितना भी आपका कैटल्स होते हैं, यानी जितना भी आपका जानवर है, उनको लेके जाते हैं, वहां पे चराते हैं और शाम को फिर से लेकर आ जाते हैं, ठीक है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण कि गांव के लोगों को ऊर्जा के लिए, यानी खाना बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो लकड़ी की आवश्यकता को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो जंगल जाते हैं। जंगल में जितने भी लकड़ियां जो टूट के गिरी हुई हैं, या जो पेड़ सूख गए हैं, उनको काट के उसको ले आते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, खाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। पानी है, तो पानी का यूज वो लोग खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए उस तरीके से करते हैं, ठीक है। सनलाइट का उपयोग कपड़ा सुखाने के लिए करते हैं। तो इस तरीका से देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे वर्गीकरण देखें कि जितना भी संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, वे संसाधन है, उसका उपयोग लोग ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, यानी कि मानव को जीवित रखने के लिए या अपना जरूरत को पूरा करने के लिए आपका संसाधनों का विकास वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि गांव में बैलगाड़ी आप लोग देखे होंगे, तो बैलगाड़ी किस चीज का बनता है? लकड़ी का, लोहा का, उसमें बैल उसको खींचता है। तो जब लकड़ी काट के आप उसको उसका पहिया बना के, बैलगाड़ी बना के अपना सामान को ढोते हैं, बाजार में ले जाते हैं, उससे आप कुछ भी उसमें बेचते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है। तो अपना किस तरीके से संसाधन का विकास किए, क्यों? तो उससे क्या हो गया, पर्यावरण को कोई क्षति नहीं हुआ, ठीक है। तो संसाधनों का वैसा विकास जो अपना मानव जाति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब संसाधनों का विकास करता है, उसको ह्यूमन सर्वाइवल बोलते हैं। और आज के जमाना में क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए जब संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तो आपका संसाधनों का विकास उस तरीके से किया जा रहा है। जैसे आज एसी, जैसे आप इंडिया में हैं, तो इंडिया में बहुत सारे अमीर और गरीब हैं, ठीक है। तो अमीर गरीब हैं, तो जितना भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं या कुछ भी है, वो किसके पास है? अमीरों के पास है। तो अमीर लोग जब अपना उसको फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री लगा के जब और एक बल्क के रूप में किसी भी चीज का मतलब प्रयोग किया जाता है, उसको बना के मार्केट में लाया जाता है। जैसे कपड़ा है, एक आदमी के पास हजारों कपड़ा आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि खाना खाना है, तो क्या आजकल जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हो गया, तो संसाधन का यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ से काम होने लगा, ठीक है। फर्टिलाइजर पहले क्या, आज जो ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका प्राचीन काल से चलते आ रहा है, लेकिन आज का ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, वो दूसरे तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। गांव से या जहां पे खटाल है, वहां से गोबर खरीद के उसका, या कूड़ा कचरा उसको प्रोसेसिंग करके उसका आपका खाद बनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि पहले ऐसे ही होता था। तो उस तरीके से जब संसाधनों का विकास क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाए, तो संसाधन का विकास उस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पे ये जो संसाधन जो है ना, वो फ्री गिफ्टेड है, ऐसा नहीं है। आप क्या
जन्म से आप हवा लेकर आते हैं या यहाँ हवा बनाते हैं? नहीं। क्या सनलाइट आप लेकर आए थे? नहीं। ठीक है ना। तो रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी जो नेचर के द्वारा फ्री में गिफ्ट दिया गया है, वो उपहार के तौर पे हम लोगों को दिया गया है। जैसे सूर्य का रोशनी हम लोग उपहार में मिला है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको बनाए हैं या उससे लेकर आए हैं। ठीक है। पानी हम लोग बनाए नहीं है, लेकर नहीं आए हैं, वो यहीं पे अपन रिसोर्स दिया है, नेचुरल रिसोर्स है वो। लेकिन लगातार अंधाधुंध उपयोग, यानी कि मैसिव एक्सप्लॉयटेशन, इसको बोलते हैं लगातार उपयोग, यानी कि मैसिव एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से आज जो रिसोर्स है उस पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे लगातार वनों को काट के वहां पे इंडस्ट्री लगाया जा रहा है। ठीक है। नदियों को भर के वहां पे शहर बना दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी नेचुरल रिसोर्स जो था ना, उसका दोहन किया जा रहा है, लगातार उसको हटाया जा रहा है। ठीक है। तो जब हटाया जा रहा है तो डेफिनेटली है कि प्रकृति से आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसका भुगतान तो आप ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए लगातार जब प्रकृति का दोहन किया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में किया गया, अब आज भी किया जा रहा है, तो आज पूरा देश में पूरा विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। क्या? तो जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। अब पूरा विश्व के नेता और जनता या हर कोई परेशान है कि इतना गर्मी क्यों बढ़ रहा है। अब सब कोई चाह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से अभी का जो एरा है वो मतलब 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़े, वरना बहुत कुछ खत्म होगा। ठीक है ना। क्या क्या उसका इंपैक्ट होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। तो डिस्पैरिटी परिणाम क्या क्या रहा है? तो डिस्पैरिटीज बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना। तो डिस्पैरिटीज कैसे बढ़ते जा रहा है? तो दो रूप में यहाँ पे बढ़ रहा है। पहला देखेंगे कि रिच और दूसरा देखेंगे पुअर। ठीक है ना। यानी अमीर लगातार अमीर बनता जा रहा है और गरीब लगातार गरीब बनता जा रहा है। वो कैसे? देखिए अमीर आदमी जो होता है उसके पास ढेर सारा पैसा होता है। जब ढेर सारा पैसा होगा तो उसी पैसा को वो लगातार रोटेट करता जाएगा। आज इस बिजनेस में लगा रहा है, कल उस बिजनेस में लगा रहा है, और वो बिजनेस में लगातार लगाते जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो अमीर लगातार अमीर बनता जा रहा है, गरीब लगातार गरीब कैसे बन रहा है? तो आप देखेंगे कि गरीब है तो वो अपने लगातार 2 4 5 बच्चे पैदा करेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा बुढ़ापा का सहारा होता है। तो जब सहारा होगा तो लोग यही सोचकर बच्चे पैदा करते हैं कि आगे चल के वो लोग कमाएंगे और हम लोग को खिलाएंगे। लेकिन सोचिए कि अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, हैजा पड़ जाता है, या कोई भी ऐसा रोग आ जाता है, और जब रोग आएगा तो क्या होगा कि बीमारी बढ़ेगा, और जब बीमारी बढ़ेगा तो माँ बाप क्या करेंगे कि जितना भी पैसा कमाएंगे वो अपने बच्चों में लगा देंगे, और बच्चों में लगा देंगे तो फिर से क्या वो लोग गरीब बन जाएंगे और बच्चा भी गरीब बनेगा। तो इस तरीके से ना उन लोगों को शिक्षा अच्छा से दे पाएगा और ना उन लोगों को अच्छा से स्वास्थ्य का देखभाल कर पाएगा। और जब यही करता चला जाएगा तो गरीब लगातार बन रहेगा, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छा से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, तो वो लोग भी अब लगातार जो रेडी पटरी वाला काम होता है या छोटा मोटा काम होता है वही करके लगातार आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? गरीबी का दुष्चक्र में आपका पड़ जाएगा आदमी। तो यहाँ पे डिस्पैरिटीज बढ़ते जा रहा है, यानी कि असमानता बढ़ते जा रहा है। उसी तरीके से आपका देखिए ग्लोबल वार्मिंग, तो लगातार गर्मी बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है ना। जैसे आप लोग आज देखेंगे कि नवंबर तक गर्मी होता है, लोग फैन चला के सोते हैं। गर्मी के मौसम में लगातार गर्मी बढ़ जाएगा, आपको गर्मी सहा नहीं जाएगा। बरसात के दिनों में आप देख रहे हैं कि बरसात में वर्षा हो नहीं रहा है। ठीक है। तो वर्षा नहीं होने की वजह से क्या? तो खेती बाड़ी नहीं होता है, यानी कृषि नहीं होता है। और जब कृषि नहीं हो रहा है तो क्या होगा? अकाल पड़ेगा, यानी खाने की कमी आएगी, भूखमरी होगा, फिर से वही चक्र चलता रहेगा। लगातार ग्लोबल वार्मिंग का समस्या हो रहा है। अब इसी ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि बर्फ पिघल रहा है, और जब बर्फ पिघल रहा है तो समुद्र का लेयर बढ़ रहा है। तो आज आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कि विश्व के बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो डूबने के कगार पे हैं, और विश्व में एक मंथन चल रहा है कि उन लोगों को बसाया कहां जाए। ठीक है ना। तो जैसे अगर भारत का बात करें तो आप लोग महाभारत सुने होंगे। महाभारत में एक कृष्ण जी के बारे में आप लोग सुने होंगे।
तो कृष्ण जी जब मथुरा में जन्म लिए थे तो उनके पिता जो थे तो उससे ले गए थे कहाँ, गुजरात का कहाँ पे, द्वारका में ले गए थे, द्वारिका में ले गए थे। तो द्वारका जब आज देखेंगे ना, तो जब आप गुजरात जाएंगे तो द्वारका पहले हुआ करता था, तो द्वारका पहले हुआ करता था यानी समुद्र उस समय पीछे था। द्वारका एक गांव हुआ करता था, एक शहर के रूप में हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब द्वापर युग खत्म हो जाता है, जब कृष्ण जी का युग जो बोला जाता है द्वापर खत्म होता है, तो फिर से वो हिमानीकरण का प्रक्रिया स्टार्ट होता है और भारत का एक बड़ा क्षेत्र जो आप देखेंगे कि ये देखिए गुजरात है, तो गुजरात में पहले गुजरात यहां तक ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब पानी भर के यहां तक आ गया। तब यहां पे देखेंगे कि आपका द्वारका मिलता है, तो जब भी एक वहां पे आपका टूरिज्म के तौर पे विकसित किया गया है। तो कृष्ण जी का अगर द्वारका देखना तो आप गुजरात जाएंगे ना, तो गुजरात जाने के बाद जब आप सी का जब अंदर में आप भ्रमण करने जाएंगे यानी अंदर में टूरिज्म करने जाएंगे, तो अभी भी देखेंगे कि आपका वहां पे द्वारका पूरा गांव अभी भी है, वो भी डूबा हुआ है, समुद्र में डूबा हुआ है, जहां पे कृष्ण जी पले बड़े थे। यानी द्वारका अभी भी है, कहाँ है, तो गुजरात में है, गुजरात में जो कि पानी से वो डूब चुका है अब, ठीक है ना। तो आप जो कृष्ण लीला है सब देखते हैं वो सही है, वो गलत नहीं है या झूठा नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट आज बहुत ही ज्यादा हो रहा है। उसी तरीके से ओजोन डिफ्लेशन, ओजोन क्या है वो बात की बात, जैसे कि जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है ना, यानी कि समताप मंडल ऐसा होता है कि वहां पे ऊपर से पराबैंगनी किरणें आने वाले हैं ना, तो पराबैंगनी किरणों को यहाँ पे रोकता है, ठीक है ना। लेकिन ओजोन जो है यानी कि ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड मिलके ओजोन बनता है, और ये जब मिलता है ओजोन बनता है, तो ओजोन एक हानिकारक गैस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन परत है उसको डिप्लीट करता है यानी उसको खत्म करता है, और जब खत्म करेगा तो यहाँ से हानिकारक जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो धरती तक आएंगी, और धरती तक आने के बाद में बहुत सारा नुकसान करेगा, ठीक है। जैसे कि उसमें एक है आपका स्किन का कैंसर हो जाता है, तो कैंसर होता है तो ओजोन डिप्लेशन की वजह से ही कैंसर का एक रूप आजकल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब आप पृथ्वी के समीप जब ओजोन बनता है ना, तो वो बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। तो ओजोन डिप्लेशन क्या है, हम लोग कभी इस पे अच्छा से विस्तृत चर्चा करेंगे। उसी तरीके से पर्यावरण प्रदूषण, आज जब देख रहे होंगे पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि लगातार जब आप रोड पे चलते होंगे तो जो गाड़ियां चलती है रोड पे, तो उससे कितने धुआं निकलता है। जब धुआं निकलेगा तो आपको सांस लेना बहुत घुटन हो जाता है। उसी तरीके से रोड पे चलेंगे तो बहुत सारा डस्ट उड़ता है, बहुत धूल गड्ढा उड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, वायु प्रदूषण है। उसी तरीके से बड़े बड़े फैक्ट्री में जब जाएंगे, जैसे आप टाटा जाएंगे, आप मोरी जाएंगे, धनबाद जाएंगे, आप बोकारो जाएंगे, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा बड़ा प्लांट है, तो वहां पे धुआं लगातार निकलते रहता है। तो जब धुआं लगातार निकलेगा तो वायु प्रदूषण होगा, और वहां से जब पानी को बहाव किया जाएगा किसी नदी में, तो वाटर पोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा कि लगातार पर्यावरण प्रदूषण बना हुआ है। तो पर्यावरण प्रदूषण भी आपका लगातार अंधाधुंध उपयोग के परिणाम ही है। उसी के बाद लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड डिग्रेडेशन का जो बात है ना, वो आपका भूमि का निम्नीकरण जो बोला जाता है, यानी कि लगातार पेड़ कटने की वजह से क्या होता है, जो मिट्टी जो है ना, वो पानी वर्षा होने की वजह से पानी से बह जाता है, ठीक है। तो बह जाने की वजह से क्या हो जाता है, वहां का खेत बंजर बन जाता है, ठीक है, यानी वहां पे खेती नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे, जब आप देखेंगे चंबल का बीहड़, चंबल का नाम सुने, चंबल का डाकू जो था बीरप्पन, ठीक है। तो उसी तरीके से देखेंगे आप कि किस तरीके से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। उसी तरीके से जब आप शहर में रहते होंगे, तो शहर के बाहर आप देखें तो जितना भी शहर का कूड़ा कचरा होता है, शहर के बाहर जाकर फेंक दिया जाता है। जब फेंक दिया जाता है तो एक पहाड़ की तरफ आपको देखने को मिलता है, तो उससे भी आपका वायु प्रदूषण तो होता ही है, साथ साथ वहां का जो भूमि है वो सब खराब हो जाता है। उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी कि पर्यावरण का
पर्यावरण परिवर्तन, पर्यावरण का परिवर्तन हो रहा है, सॉरी क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन, सॉरी जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। यानी पहले आपको अभी बताया कि गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, बरसात के दिन में पानी नहीं गिर रहा है, ठीक है। ठंडा के दिन में देखेंगे कि नवंबर तक गर्मी है आपका, फिर फरवरी आते, जनवरी आते, फिर से गर्मी स्टार्ट। तो इस तरीके से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब जब आप देखेंगे तो ये अंधाधुंध उपयोग है। ये सब, ये सारे जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जायंट है, यानी कि दैत्य की तरह बहुत बड़ा बड़ा ये सब सारे टॉपिक है। तो बस यहाँ पे ये 10th क्लास का है, तो 10th क्लास का जो ये सिलेबस है, तो इसमें बस आपको इतना ही देखने की जरूरत है, ठीक है ना। इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं। हम लोग इसका जब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, हम लोग इसका जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीका से आज हम लोग संसाधन और विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का ये सेकेंड लेक्चर हम लोग पूरा किए। उसमें हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण और संसाधनों का विकास और अंधाधुंध उपयोग और उसका प्रयोग के बारे में हम लोग परिणाम के बारे में पढ़े। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक है बड़ा, तो इसीलिए ये 2-3 लेक्चर, कम से कम 3-4 लेक्चर में एक खत्म होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखें, फर्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर को दोनों को कंबाइन करके देखने पे अच्छा से समझ में आएगा। तो देखते हैं हम लोग, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, और आप लोग अच्छा से पढ़ाई करें।